प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मेरा नाम प्रीतम सिंह शेखावत है। आप इस कक्षा को YouTube चैनल हिंदी विद प्रीतम सिंह शेखावत पर देख रहे हैं। आरपीएससी द्वारा आयोजित स्कूल व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए हम अलंकार पढ़ रहे हैं और इस बिंदु पर हम एक कक्षा कर चुके हैं। वो इसी YouTube चैनल हिंदी विद प्रीतम सिंह शेखावत पर उपलब्ध है। कक्षा हो जाने के बाद आप लोग जानते हैं कि PDF जिस पर मैं कक्षा करता हूं आपके टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाती है, जिसका यही नाम है हिंदी विद प्रीतम सिंह शेखावत। आपकी सुविधा के लिए वहां भेजी जाती है। उसको प्रिंट निकालिए, बार बार पढ़िए, ठीक से तैयार करिए। तो पिछली कक्षा की मुख्य बातों को दोहराकर हम कक्षा शुरू कर रहे हैं कि अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम और कार। अलम का अर्थ है अलंकृत और कार का अर्थ है करने वाला। इसलिए अलंकार का शाब्दिक अर्थ है सुशोभित करने वाला। और सदैव याद रखिएगा कि अलंकार काव्य के अनित्य धर्म हैं, उनका काव्य में होना आवश्यक नहीं है। हमने पिछली कक्षा में बात की है कि अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भामह हैं और उनकी पुस्तक का नाम काव्यालंकार है। हमने प्रसिद्ध आचार्यों के कथन अलंकार के विषय में देखे हैं। विशेष रूप से आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन मैंने आपको कहा है। याद रखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल रसवादी आलोचक हैं। हमने अलंकारों के प्रकारों के बारे में बात की है और यह तय किया है कि अलंकार तीन प्रकार का है, शब्दालंकार, अर्थालंकार और अलंकार का तीसरा प्रकार है उभय अलंकार। हमने पाठ्यक्रम के अलंकारों पर चर्चा की है। यमक अलंकार, जहां शब्द दो बार आए और दोनों बार उसका अर्थ अलग अलग हो, उस अलंकार को यमक अलंकार कहते हैं। श्लेष अलंकार, जहां शब्द एक बार आए और स्थितियों के अनुसार भिन्न भिन्न अर्थ दे, उसे हम श्लेष अलंकार कहते हैं। आप पिछला वीडियो देखेंगे तो बहुत डिटेल हमने उस पर बात की है। तीसरा जिस अलंकार की हम आज बात कर रहे हैं, पिछली कक्षा में भी हमने उसकी थोड़ी बात की है, वो उपमा अलंकार है। बहुत प्रसिद्ध अलंकार है। काव्य में जहां रूप, गुण, क्रिया की समानता के आधार पर उपमेय की समता उपमान से दर्शाई जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। देखिए, एक तो परीक्षा में आपको पहचानना है। जब आपको पहचानना है तो वाचक शब्दों को आप लोग याद रखिए। जब काव्य में सा, से, सी, सरिस, सम, सदृश ऐसे शब्दों का प्रयोग होगा तो आप इसे उपमा अलंकार के रूप में पहचानें। देखिए, समझाने के लिए पंक्ति लिखी है, मुख कमल सा खिल गया। मुख को किसके समान बताया गया है? कमल के समान। तो मुख को कमल के समान बताया गया है। जिसको उपमा दी जाती है यानी मुख, वो उपमेय है, और जिसके समान बताया जाता है उसे उपमान कहा जाता है। एक तो इस अवधारणा को आप लोग स्पष्ट रखिएगा कि उपमेय क्या है और उपमान क्या। जिसको उपमा दी जाए या जिसको किसी के समान बताया जाए उसे हम उपमेय कहते हैं। जिससे उपमा दी जाए, जिसके समान किसी को बताया जाए उसे हम उपमान कहते हैं। देखिए, तुलसीदास जी की एक चौपाई की, अर्धाली पीपर पात सरिस मन डोला। पीपल के पत्ते के समान मन डोला है। एक तो देखिए वाचक शब्द से पहचानिए, सरिस तो उपमा है। पीपर पात सरिस मन डोला, पीपल के पत्ते के समान मन डोला है तो मन है उपमेय और पीपल का पत्ता है उपमान। समझ रहे हैं? इस ढंग से अलंकारों को समझिए। और अगला देखिए, सुनी सुरी सरि सम पावन वाणी, गंगा के समान पवित्र वाणी सुनी। वाचक शब्द से पहचानिए, सुनी सुर सरि सम पावन वाणी, गंगा के समान पवित्र वाणी। और अगला देखिए कि लखन उत्तर आहुति सरिष, ये अलग उदाहरण है। लक्ष्मण का उत्तर आहुति के समान है। भृगुबर कोप कृशाणु, और परशुराम का क्रोध अग्नि जैसा है। अग्नि में आहुति डालने से अग्नि और भड़कती है। बढ़त देख जल सम वचन। देखिए वाचक शब्दों को देखिए, बढ़ता देखकर, आपस में विवाद बढ़ता देखकर, जल सम वचन, जल के समान वचन बोले रघुकुल भानु। राम ने शीतल वचन कहे। तो उपमेय को उपमान के समान बताया जाए, सा, से, सी, सम, सरिष, सदृश ऐसे शब्दों का प्रयोग हो तो अलंकार है उपमा। और अगला अलंकार देखिए,
रूपक अलंकार पाठ्यक्रम में चल रहा है, वरिष्ठ अध्यापक के भी और स्कूल व्याख्याता के भी। तो देखिए, काव्य में जहां उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाए वहां रूपक अलंकार होता है। इसको आप एक दूसरे ढंग से समझिए। अगर हमने लिखा होता मुख चंद्रमा सा से सी आ गया तो उपमा है। अगर हमने लिखा मुख चंद्र और जब हम अर्थ करेंगे तो बीच में रूपी शब्द आ जाएगा, मुख रूपी चंद्रमा। समझ रहे हैं? जब ये रूपी शब्द आ जाए आप इसे रूपक अलंकार समझिए। सा से सी नहीं होते, उपमेय और उपमान तो होता है, लेकिन उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप होता है, इसे हम रूपक अलंकार कहते हैं। देखिए, जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध पंक्ति है, बीती विभावरी जागरी, रात्रि बीत गई है अब जागो। विभावरी रात्रि, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। तो अर्थ क्या है? अंबर रूपी पनघट में तारा रूपी घड़ों को उषा रूपी युवती डुबो रही है। देखिए, पंक्ति है, 1 और 3 बार रूपक है, इसलिए परीक्षा में पूछे जाने जैसा उदाहरण है, बीती विभावरी जागरी, रात्रि बीत गई है हे सखी जागो, अंबर पनघट में, अंबर रूपी पनघट में। अब देखिए, इसको ऐसे समझिए, आप उपमा और रूपक को अलग अलग करिए। अगर लिखा होता अंबर पनघट सा तो हम कहते उपमा अलंकार है। अब उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप है, अंबर रूपी पनघट में, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, तारा रूपी घड़ों को उषा रूपी युवती डुबो रही है, इसलिए ये रूपक अलंकार है। और अगला देखिए, दूसरा उदाहरण कि उदित उदयगिरी मंच पर, उदयगिरी रूपी मंच पर रघुबर बाल मतंग, रघुवीर रूपी बाल सूर्य उदय हुए। उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल मतंग और विकसे संत सरोज सब, संत रूपी कमल, रूपक अलंकार है। जहां मैं मार्क कर रहा हूं वहां रूपक अलंकार है। विकसे संत सरोज सब, संत रूपी कमल सब खिले राम रूपी सूर्य को देखकर, हर्षे लोचन भृंग, उनके लोचन रूपी भृंग विकसित हुए। तो देखिए, अच्छा उदाहरण है, 4 जगह रूपक है, उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल मतंग, विकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप रूपक अलंकार होता है। और अगला उदाहरण देखिए, ये तीनों पास पास में इसीलिए पढ़ा रहा हूं, साथ साथ इसीलिए पढ़ा रहा हूं ताकि उलझन जो है वो आपकी दूर हो। काव्य में जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, संभावना मान लिया जाए, संभावना व्यक्त की जाए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। फिर उसी उदाहरण से मैं स्पष्ट करूंगा। अगर लिखा था मुख चंद्रमा सा तो अलंकार क्या था? उपमा। अगर लिखा है मुख चंद्र, हमने अर्थ किया है मुख रूपी चंद्र, तो अलंकार था रूपक। अगर लिखा हो मुख मानो चंद्रमा, मुख मानो चंद्रमा है तो इस मानो शब्द को देखिएगा, इसके आते ही अलंकार हो जाएगा उत्प्रेक्षा। संभावना व्यक्त की गई है, माना गया है। तो देखिए, वाचक शब्दों को याद रखिए, केवल वाचक शब्द से ही हल होने वाला अलंकार है। इतना सीधा और सरल अलंकार मानो, मनहु, जानो, जनहु, मनो, जनु, ऐसे शब्द तो 2 ही हैं, मानो और जानो। खड़ी बोली के हिसाब से मानो और जानो 2 शब्द हैं। ब्रज और अवधि में और लेंगे तो मनहु, जनहु, मनु, जनु ऐसे शब्द मान लिया जाए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो देखिए, अंबर में तारे मानो मोती अनगिन है। अंबर में तारे, आकाश में तारे कैसे? मानो मोती अनगिन है, मानो मोती हैं। तो जब मानो शब्द का प्रयोग हुआ है तो अलंकार है उत्प्रेक्षा। और अगला जो दोहा हम पढ़ रहे हैं, बिहारी का दोहा है। प्रसंगवश बता दे रहा हूं कि बिहारी उत्प्रेक्षा सम्राट है। परीक्षा में पूछे जाने जैसा सवाल है भाई, बिहारी पाठ्यक्रम में चल भी रहे हैं। उत्प्रेक्षा सम्राट हैं बिहारी। बहुत सारी उत्प्रेक्षाएं उन्होंने बिहारी सतसई में लिखी हैं। उन्हीं का एक दोहा, उन्हीं की एक उत्प्रेक्षा मैं उदाहरण में बता रहा हूं, देखना शुरू करिए कि सोहत ओढ़े पीतपट, श्याम सलोने गात, कृष्ण ने पीले कपड़े ओढ़ रखे हैं।
सोहत ओढ़े पीतपट, पीले कपड़े ओढ़ रखे हैं। श्याम सलोने गात, सांवले शरीर पर, गात का अर्थ होता है भाई शरीर। सोहत ओढ़े पीतपट, श्याम सलोने गात, और कैसे लग रहे हैं कृष्ण मनहु नीलमणि शैल पर, मानो नीले पर्वत पर आतप पर्यो प्रभात, सुबह का उजाला हो रहा है। नीले खुद हैं और पीले कपड़े हैं, ऐसा लग रहा है नीले पर्वत पर सुबह की चमक बिखर रही है। तो अलंकार जब हम पढ़ रहे हैं तो पहचानना सीखिए। आपको बता दिए हैं वाचक शब्द, मानो, मनहु, जानो, जनहु, बस इन शब्दों को पकड़िए, अलंकार होता है उत्प्रेक्षा। और अगला अलंकार देखिए, संदेह अलंकार है। संदेह जैसे हमको होता है वैसे ही कविता में है, ये है कि वो है, ये संदेह अलंकार है। और देखो मैं बार बार कहता हूं आप लोगों को कि नेगेटिव मार्किंग की परीक्षा है, वहां आपको डेफिनेट होना पड़ता है। परीक्षा के दबाव में हमको जो झमेला आता है कि ये सही है कि वो सही है, बस वहीं चयन रुकता है। देखना शुरू करिए। काव्य में जहां दो चीजें, रूप गुण क्रिया की समानता के आधार पर यह निश्चय न हो कि यह वही वस्तु है या दूसरी वस्तु है, संदेह बना हुआ रहे ये वस्तु है कि वो वस्तु है, तो संदेह अलंकार होता है। दूसरे शब्दों में उपमेय में उपमान का संदेह हो, वहां संदेह अलंकार होता है। दो चीजों के बीच में जब कंफ्यूजन है, जब कोई संदेह है, तो अलंकार होता है संदेह अलंकार। और संदेह के जो वाचक शब्द हम बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं वही शब्द है या, अथवा। ये है या वो है, ये है अथवा वो है। और ब्रजभाषा के शब्द भी केंधो, कीधो, की, ये वाचक शब्द है। इन वाचक शब्दों को याद करिए, अधिकतम सवाल इन्हीं से हल हो जाने वाले हैं। तो देखिए, सांप है कि रस्सी है, ये कविता का उदाहरण नहीं है, समझाने के लिए ही है कि कुछ कंफ्यूजन हो, कुछ पड़ा है अंधेरे में, आप देखते हैं सांप है या रस्सी है, सांप है या रस्सी है। जब आप ऐसा सोचते हैं, निश्चय नहीं कर पाए, तो अलंकार है संदेह है। और ये कविता का उदाहरण हरिमुख ही है आली। एक सखी दूसरी सखी को कह रही है, हरिमुख ही है आली, ये कृष्ण का मुख है। कैंधो उग्यो मयंक, कैंधो का अर्थ वही होता है अथवा चंद्रमा उदय हुआ है। तो हे सखी, ये कृष्ण का मुख है अथवा चंद्रमा उदय हुआ है। तो जब अथवा आया है, मुख और चंद्रमा के मध्य निश्चय नहीं हो पाया है, तो इसको आप संदेह अलंकार है। अगला देखिए, दूसरा उदाहरण, मद भरे ये नयन मलिन हैं, ये नेत्र हैं। अल्प जल में या विकल लघुमीन है, या कम पानी में व्याकुल मछलियां। देखिए, मद भरे ये नयन मलिन है, ये मद भरे हुए कमल नेत्र हैं, या कम पानी में तड़फती हुई मछलियां हैं, विकल व्याकुल मछलियां हैं। तो या आया है, दो चीजों के बीच निश्चय नहीं हो पाया। देखिए, यही उदाहरण आएगा, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, आप जो चार उदाहरण पढ़ेंगे उनमें से कोई एक उदाहरण आए, मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूं। पहचानने की तकनीक सीखिए। जब तक आप पहचान नहीं सकेंगे, तब तक अलंकार का प्रश्न हल नहीं हो सकेगा। और अगला अलंकार देखिए, भ्रांतिमान। संदेह की अगली स्थिति है, संदेह की अगली स्थिति है, आपने उसको रस्सी समझ के उठाया था, वो सांप निकला। आप जब तक कंफ्यूज थे, निश्चय नहीं कर पा रहे थे सांप है कि रस्सी है, तो अलंकार था संदेह। आपने तो उसको रस्सी समझ के उठाया था, वो सांप निकला, ये भ्रांतिमान अलंकार है। एक चीज को भूलवश दूसरी चीज समझ लिया। देखिए लक्षण को, काव्य में जहां एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझ लिया जाए, दूसरे शब्दों में उपमेय को भ्रांतिवश उपमान समझ लिया जाए, वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। तो दो चीजों के बीच में जब आप निश्चित नहीं कर सके हैं, तब तक तो अलंकार था संदेह। आपने एक चीज को गलती से दूसरी चीज समझ लिया है, आप तो बिल्ली समझ के गए थे पकड़ने, वो शेर निकला, ये भ्रांतिमान अलंकार है। और देखिए, किंशुक कुसुम जानकर झपटा, भौरा शुक की लाल चोंच पर। तोता अपनी लाल चोंच के साथ है, लेकिन भौरा उस चोंच को क्या समझता है, किंशुक का फूल लाल होता है, किंशुक का फूल। देखिए, किंशुक कुसुम जानकर झपटा, भौरा शुक की लाल चोंच पर। भौरा तोते की लाल चोंच पर झपटा, क्या समझकर, किंशुक का फूल। तो गलत चीज समझ लिया, भ्रांतिमान अलंकार है।
दो पंक्तियां हैं उदाहरण में, दोनों में भ्रांतिमान है। और तोते ने नी चोंच चलाई, तोते ने भी उसकी ओर चोंच चलाई, किसकी ओर? भंवरे की ओर। तोते ने नी चोंच चलाई, जामुन का फल उसे समझकर तोते को भी भ्रांति हुई, उसने भी चोंच चलाई है भंवरे को जामुन का फल समझकर। तो था भंवरा, तोते ने समझ लिया जामुन का फल, गलती से कुछ और चीज समझ लिया। यहां अलंकार होता है भ्रांतिमान। संदेह की अगली स्थिति है भ्रांतिमान। और देखिए रामचरितमानस की पंक्तियां, कपि करी हृदय विचारी, दीन मुद्रिका डारी तब। सोरठा है भाई ये, कपि करी हृदय विचारी। कपि यानी हनुमान जी जब सीता से मिलने अशोक वाटिका में गए तो सीता जी अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हैं और अशोक से अंगारा मांग रही हैं। अशोक से कह रही मुझे अग्नि दे दो कि मैं जलकर मर जाऊं। ऐसे समय में तुलसी, देखिए प्रबंध कवि को मर्म स्थलों की पहचान होनी चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास को पूरी है। जब सीता ने अंगारा मांगा तभी पेड़ पर बैठे हुए हनुमान जी ने कपि करी हृदय विचारी, अपने हृदय में विचार किया और दीन मुद्रिका डारी तब, राम जी की दी हुई अंगूठी डाल दी। सुंदरकांड में आती है भाई ये पंक्ति, कपि करी हृदय विचार, हनुमान जी ने मन में विचार किया और दीन मुद्रिका डारी तब, और राम जी की दी हुई अंगूठी डाल दी। और जनु अशोक अंगार दीन, जनु अशोक अंगार दीन, सीता ने समझा अशोक ने अंगारा दिया, उन्होंने डाली है अंगूठी, और सीता ने समझा अशोक ने अंगारा दिया, तो भ्रांतिमान है। जनु अशोक अंगार दीन, हर्षि उठी कर गहेऊ, प्रसन्न होकर उठी और उसे अपने हाथों में उठाया, ये सोचकर कि अशोक ने प्रार्थना सुन ली है, अशोक के वृक्ष ने मुझे अंगारा दिया है। तो अलंकार है भ्रांतिमान। और इस जनु के हिसाब से अगर आप जाएंगे तो अलंकार है उत्प्रेक्षा। एक पंक्ति में दो अलंकार हो कोई बाधा नहीं है भाई, समझ रहे हैं आप? ऐसे मत सोचिए कि उत्प्रेक्षा है तो भ्रांतिमान कैसे होगा। अगला देखिए, उदाहरण अलंकार ठीक वैसा ही है जैसे हम काम लेते हैं जब हम एक बात कहते हैं और उसको किसी उदाहरण से स्पष्ट करते हैं, वैसा जब कविता में किया जाए तो अलंकार होगा उदाहरण। देखिए काव्य में जहां किसी बात को कहकर कोई प्रसिद्ध उदाहरण दिया जाए, पहले बात कही जाएगी, स्पष्ट करने के लिए उदाहरण दिया जाए, वहां उदाहरण अलंकार होता है। और उदाहरण के वाचक शब्द देखिए ज्यों और जैसे। हम भी जब कोई एग्जाम्पल देते हैं, उदाहरण देते हैं, तो ज्यों और जैसे का प्रयोग करते, जैसे कविता समझाते हुए मैंने किया है। उदाहरण अलंकार में ज्यों जैसे इत्यादि शब्दों का प्रयोग होता है। एक बात समर्थन में दूसरी बात, बीच में ज्यों जैसे का प्रयोग, आप समझिएगा उदाहरण है। वाचक शब्दों से पकड़िएगा ज्यों और जैसे, तो अलंकार है उदाहरण। देखिए नीकी पे फीकी लगे, वृंद की है भाई, रीतिकालीन कवि है वृंद। नीकी पे फीकी लगे, अच्छी होने पर भी खराब लगती है, अच्छी होने पर भी फीकी लगती है। बिना अवसर की बात, बिना अवसर की बात अच्छी होने पर भी बुरी लगती है। जैसे वर्णत युद्ध में, जैसे युद्ध का वर्णन हो रहा हो, जैसे वर्णत युद्ध में युद्ध का वर्णन हो रहा हो, तो रस श्रृंगार न सुहात, वहां श्रृंगार रस अच्छा नहीं लगता। हम जब रस पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि रसों की संख्या 11 है और श्रृंगार उनमें से रसराज है, लेकिन फिर भी युद्ध में तो अच्छा नहीं लगता। नीकी पे फीकी लगे, बिना अवसर की बात अच्छी होने पर भी फीकी लगती है बिना अवसर की बात। जैसे वर्णत युद्ध में, जैसे युद्ध के वर्णन में, रस श्रृंगार न सुहात। तो अलंकार पढ़ रहे हैं, बात क्या है? एक बात कही स्पष्ट करने के लिए दूसरी बात कही, बीच में ज्यों जैसे का प्रयोग। बीच में ज्यों जैसे का प्रयोग से यह अर्थ कदापि नहीं ले कि यहीं होगा जैसे, बीच में हो सकता है, यहां हो सकता है, पर जब आप खड़ी बोली में उसका अर्थ करेंगे तो बीच में आ जाएगा भाई। ठीक है, देखिए अगला दोहा है कि गहत तत्व ज्ञानी पुरुष बात विचारी विचारी। जो ज्ञानी लोग हैं, गहत तत्व वो मूल बात प्राप्त कर लेते हैं किसी बात पर विचार कर करके। गहत तत्व ज्ञानी पुरुष बात विचारी विचारी, ज्ञानी लोग बार बार विचार करके मूल बात को पकड़ लेते हैं। और मथने हार तजी छाछ ज्यों, जैसे मथने वाला या मथने वाली, तजी छाछ ज्यों, छाछ को छोड़कर माखन लेत निकारी, मक्खन निकाल लेती। तो ज्ञानी लोग बात को कैसे प्राप्त कर लेते हैं? मूल बात को, तत्व देखिए, गहत तत्व ज्ञानी पुरुष बात विचारी विचारी,
वो बार बार विचार करके मूल बात को प्राप्त कर लेते हैं। मथनिहार तजी छाछ जो माखन लेत निकारी, जैसे मथनिहारी मथने वाली छाछ को छोड़ देती है और मक्खन को निकाल लेती है। तो एक बात, उसके समर्थन में दूसरी बात, बीच में जो जैसे का प्रयोग अलंकार है। उदाहरण अगला देखिए, दृष्टांत और उदाहरण के बीच में विद्यार्थियों को थोड़ी भ्रांति है, थोड़ा संदेह रहता है उनको, बाद में वो भ्रांति में बदल जाता है, इसलिए इसको अधिक स्पष्ट कर रहा हूं। देखिए, उदाहरण और दृष्टांत के अंतर को समझिएगा। उदाहरण में तो एक बात, उसके समर्थन में दूसरी बात, बीच में जो जैसे। दृष्टांत में जो जैसे कुछ नहीं होता भाई, जो जैसे कुछ होता ही नहीं। काव्य में जहां उपमेय वाक्य उपमान वाक्य के बीच में बिंब प्रतिबिंब भाव हो, अब ये परिभाषा तो बहुत अच्छी है, ठीक स्पष्ट करती है, पर परीक्षा में काम नहीं आती। आप तो ऐसे ही समझना कि एक बात, उससे मिलती जुलती दूसरी बात, और बीच में जो जैसे नहीं होते। जब जो जैसे होते हैं तब तो हम उसे उदाहरण कहते हैं, जो जैसे नहीं हो हम उसे दृष्टांत कहते हैं। दूसरे शब्दों में प्रथम वाक्य में जो कथन होता है उसका प्रतिबिंब दूसरे वाक्य में दिखाई देता है। एक बात, उससे मिलती जुलती दूसरी बात, दोनों में बिंब प्रतिबिंब भाव, इसे कहते हैं दृष्टांत। अलंकार जो जैसे इसमें नहीं होता, यही इसकी पहचान बनाइएगा। देखिए, करत करत अभ्यास करते करते जड़मति होत सुजान, जो मूर्ख हैं वो भी चतुर हो जाते। अभ्यास की महिमा है। करत करत अभ्यास किए, जड़मति होत सुजान। मैं भी आप लोगों को यही सलाह देता हूं कि जब मैं कोई पीडीएफ भेजता हूं, जब आप कोई किताब में कोई चैप्टर पढ़ते हैं, जब आप अलंकार पढ़ रहे हैं, तो बार बार पढ़िए। जब बार बार पढ़ेंगे तो स्पष्टता आएगी, समस्याएं सामने आएंगी, उनका निराकरण होगा। पर ऐसा नहीं है कि आपने एक बिंदु एक बार पढ़ लिया फिर छोड़ दिया, फिर सीधे पीएससी सवाल पूछेगी आप कर डालेंगे, ऐसा नहीं होता। करत करत अभ्यास करते करते जड़मति होत सुजान, जो मूर्ख हैं वो चतुर हो जाते हैं। और रसरी आवत जाते, रस्सी के आने जाने से। कुएं में पुराने जमाने से पानी निकालने के लिए जो रस्सी चलती थी वो सिल पर निशान डाल देती थी। रसरी आवत जाते, रस्सी के आते जाते सिल पर परत निशान, सिल पर निशान हो जाते। रस्सी बहुत कोमल चीज है पर कठोर पत्थर पर भी निशान कर देती है। अभ्यास करते करते मूर्ख लोग चतुर हो जाते। तो देखिए बात क्या है, हम अलंकार पढ़ रहे हैं, इसको देखिए। पहली बात, उससे मिलती जुलती दूसरी बात, बीच में जो जैसे इत्यादि कुछ भी नहीं है, आप इसको दृष्टांत समझिए। अगर जो जैसे होता तो हम इसे उदाहरण कहते हैं। और देखिए, फूलई फरई न बेत, बेत एक पौधा होता है भी मारने के लिए, पुराने जमाने में गुरुजन जो छड़ी रखते थे वो बेत होती है, लचीली। फूलई फरई न बेत, बेत के फल फूल नहीं आते, तुलसीदास जी का है ये। फूलई फरई न बेत, बेत फलती फूलती नहीं है। यद्यपि सुधा बरसहीं जलद, बादलों से अमृत बरसता है, लेकिन बेत के तो फूल पत्ते नहीं आते। कैसा ही पानी बरसे, बेत तो फलती फूलती नहीं है। फूलई फरई न बेत, बेत फूलती फलती नहीं है। यद्यपि सुधा बरसहीं जलद, बादल अमृत बरसाते हैं। मूर्ख हृदय न चेत, मूर्खों के हृदय में चेत नहीं होता। मूर्खों के हृदय में चेतना नहीं आती। जो गुरु मिले बिरंच सम, भले ही उनको ब्रह्मा के समान गुरु मिल जाए, स्वयं ब्रह्मा विधाता ही उनको गुरु मिल जाए, फिर भी उनके हृदय में कोई चेत नहीं होता। तो अब दृष्टांत क्या है इसको समझिए। एक बात, उसके समर्थन में दूसरी बात, दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। बिंब प्रतिबिंब का ये मतलब समझिए आप, कनेक्टेड है, एक दूसरे से संबंधित हैं, ये दृष्टांत अलंकार होता है। और देखिए एक बात और, कि उपमा ही आप ढूंढना चाहे तो ये है बिरंच सम, समान। अब ऐसे पकड़ना शुरू करिए, जब आप कविता पढ़ रहे हैं तो उदाहरण को पकड़ना शुरू करिए कि ये उदाहरण है, ये शब्द आया है तो ये अलंकार है। कोई कंफ्यूजन है वो आप टेलीग्राम चैनल पर पूछिए कि भाई ये उपमा है कि नहीं है, ये रूपक है कि नहीं है, मैंने ऐसा उदाहरण पढ़ा है, मैं उसको स्पष्ट करूंगा। समझ रहे हैं। देखिए, अलंकार है असंगति, बड़ा सीधा अलंकार है असंगति अलंकार। देखिए, काव्य में जहां कार्य और कारण के बीच में संगति ना हो, संगति ना हो यानी तालमेल ना हो, कार्य कहीं और हो रहा हो, समझिएगा मेरी बात सुनिएगा, कार्य कहीं और हो रहा हो, कारण कहीं और मौजूद हो, आपस में कोई तालमेल, कार्य और कारण के बीच में संगति होनी चाहिए। बुद्ध ने कहा है सारा जगत कार्य और कारण से ही चलता है, कोई कारण होता है फिर कार्य होता है। हम ये कक्षा कर रहे हैं तो किसी कारण से कर रहे हैं, समझ रहे हैं।
काव्य में जहां कार्य और कारण के बीच में संगति न हो वहां असंगति अलंकार होता है। और उदाहरण से स्पष्ट करिए। तीर ही है मेरे, मेरे हृदय में तीर लगा है, पे पीर रघुवीरे, लेकिन पीड़ा राम को हो रही है। देखिए, तीर मेरे पे पीर रघुवीरे, हृदय में तीर जब मेरे लगा है तो पीड़ा भी मुझे ही होनी चाहिए, ये तो होती संगति। लेकिन असंगति है क्या कि तीर ही है मेरे, मेरे हृदय में तीर है और पीर रघुवीरे, और पीड़ा हो रही है राम को, ये असंगति अलंकार है। और अगला देखिए कि कोयल काली मतवारी है। एक पंक्ति कवि ने लिखी कि कोयल काली है और मतवाली है, आम्र मंजरी झूम रही है, और आम की मंजरियां, आम की डालियों पर आए हुए मंजर झूम रहे हैं, लेकिन आपस में कोई तालमेल दिखाई नहीं पड़ता, आपस में कोई जोड़ दिखाई नहीं पड़ता, यह असंगति अलंकार है। अगर ऐसा लिखता होता कि आम्र मंजरी के झूमने के कारण कोयल मतवाली हो रही है तो बात समझ आती, लेकिन एकदम विपरीत बात है। कोयल काली मतवाली है, आम्र मंजरी झूम रही है, आपस में कोई तालमेल, कोई संगति नहीं है, इसलिए अलंकार है असंगति अलंकार। और अगला अलंकार देखिए, विरोधाभास अलंकार। केवल वही अलंकार पढ़ा रहा हूं जो स्कूल व्याख्याता या वरिष्ठ अध्यापक के पाठ्यक्रम में चल रहे। पहले व्याख्याता का प्रश्न पत्र है तो उनको याद कर लीजिए, बाद में वरिष्ठ अध्यापक के लिए तैयार कर लीजिए। जो केवल वरिष्ठ अध्यापक के हैं वो मार्क कर लीजिए सिलेबस को देखकर, इस आशय से एक कक्षा है। तो देखिए, विरोधाभास बहुत प्रसिद्ध अलंकार है। काव्य में जहां वास्तविक विरोध न होने पर भी विरोध का आभास हो वहां विरोधाभास अलंकार है। विरोध होता नहीं है, खाली दिखाई देता है। वास्तविक विरोध न होने पर भी विरोध का आभास हो वहां विरोधाभास अलंकार होता है। अमीर खुसरो, देखिए, खुसरो दरिया प्रेम का, उल्टी वाकी धार। खुसरो कह रहे जो प्रेम का धारा है, प्रेम का जो समुद्र है, उल्टी वाकी धार, उसकी धारा बिल्कुल उल्टी है। कैसे? जो उतरा सो डूब गया, जो पार गया यानी प्रेम को प्राप्त नहीं हुआ, प्रेम में डूबा नहीं सो डूब गया, वो डूबे हुए जैसा है। समझिए इस बात को। खुसरो दरिया प्रेम का, उल्टी वाकी धार, प्रेम की इस नदी की धारा विचित्र है। जो उतरा सो डूब गया, जो प्रेम में पड़े बिना पार चला गया, जो प्रेम में डूबा नहीं, जीवन को ऐसे ही जी गया बिना प्रेम के, वो तो डूबा हुआ है, उसका सारा जीवन निस्सार चला गया। और जो डूबा सो पार, जो प्रेम में डूब गया, प्रेम में जो डूब गया वो इस संसार से पार हो जाता है। प्रथम दृष्टिया देखेंगे तो विरोध दिखाई देगा, समझेंगे तो कोई विरोध है नहीं, इसको विरोधाभास अलंकार कहते हैं। ठीक वैसा ही बिहारी का दोहा है, तंत्रीनाद यानी वीणा की आवाज। तंत्री का अर्थ है वीणा, कोई वाद्य यंत्र। तंत्रीनाद, वीणा की ध्वनि, कवित रस, कविता का रस। सरस राग, रस से भरा हुआ राग। और रतिरंग यानी प्रेम का रंग। बिहारी ने लिखा है 4 चीजें, तंत्रीनाद वीणा की आवाज, कविता का रस, सरस राग, रतिरंग रसीला राग, और प्रेम का रंग। अनबूढ़े बूढ़े जो इनमें नहीं डूबे हैं वो डूबे हुए जैसे हैं। इन 4 चीजों में जो डूबे नहीं हैं उनका जीवन ऐसे ही चला गया। और तरे जे बूढ़े सब अंग, और जो पूरी तरह इनमें डूब गए हैं वो इस संसार से पार हो गए हैं। प्रथम दृष्टया समझेंगे तो विरोध दिखाई देता है, कविता का अर्थ समझेंगे तो विरोध है नहीं। इस अलंकार को विरोधाभास अलंकार कहते हैं। और अगला देखिए, विभावना, बहुत अच्छा और सीधा अलंकार है। क्या? काव्य में जहां बिना कारण के कार्य हो रहा हो, कारण नहीं है, कारण तो होना ही चाहिए कार्य के लिए, पर कोई कारण नहीं है, बिना कारण के कार्य हो रहा है, वहां विभावना अलंकार होता है। 4 पंक्तियों का उदाहरण लिखा हूं, हर पंक्ति में अलंकार है विभावना। बिनु पद चले, ईश्वर के विषय में लिखा है बिनु पद चले, वो बिना पैरों के चलता है। देखो, चलने के लिए पैर चाहिए, यहां नहीं है तो विभावना है। बिनु पद चले सुने बिनु काना, वो ईश्वर बिना कानों के सुनता है, बिना पांव के चलता है। और कर बिनु कर्म करे विधि नाना, उसके हाथ नहीं है फिर भी वो अनेक प्रकार के कार्य करता है। तो काम करने के लिए हाथ चाहिए, ईश्वर के नहीं है फिर भी वो काम करता है, ये विभावना है। याद रखिए, बिना कारण के जहां कार्य हो रहा हो वहां विभावना अलंकार होता है। और देखिए कि आनंद रहित सकल रस भोगी, उसके मुख नहीं है फिर भी वो सारे रस भोगता है।
और बिनु बानी बख्ता बड़ जोगी। उसकी आवाज नहीं है फिर भी बहुत कमाल बोलता है। समझ रहे, आवाज नहीं है फिर भी बहुत अच्छा बोलता है। तो बिना कारण के जहां कार्य हो रहा हो वहां अलंकार है विभावना। और अगला अलंकार देखिए मानवीकरण। प्रसंगवश बता दे रहा हूं, मानवीकरण अंग्रेजी से हिंदी में आया है भैया, इसको लिख लेना, मैं पीडीएफ में नहीं लिखा हूं, मार्क कर लेना। अंग्रेजी से हिंदी में आया है ये अलंकार। छायावादी कवियों ने बहुत किया है प्रकृति का मानवीकरण। देखिए, काव्य में जहां जड़ वस्तु पर चेतन क्रिया का आरोप हो, दूसरे शब्दों में निर्जीवों में भी सजीवों के समान क्रिया दिखाई जाए, वो तो है निर्जीव, वो तो है पेड़ पौधा, हम उसमें सजीव के समान क्रिया दिखा दे, वहां अलंकार होता है मानवीकरण। कैसे? जागी वनस्पतियां अलसाई, वनस्पतियां आलस से भरी हुई जागी है, जैसे हम जागते हैं, और मुख धोती शीतल जल से और ठंडे पानी से मुंह धो रही है। अब देखिए, हम जानते हैं कि मुंह धोना मानवीय क्रिया है, पेड़ कभी मुंह नहीं धोता, समझ रहे, फिर भी कवि ने लिखा है, तो ये मानवीकरण अलंकार है। जड़ वस्तु पर चेतन क्रिया का आरोप मानवीकरण है। और अगला देखिए, चुपचाप खड़ी थी वृक्ष पात, वृक्ष की पंक्तियां चुपचाप खड़ी थीं, सुनती जैसे कुछ निजी बात, जैसे कोई निजी बात सुन रही हो। हम जानते पेड़ खड़ा रहे तो भी सुन नहीं सकता, कवि ने ऐसा लिखा है, इसलिए ये मानवीकरण अलंकार है। अंग्रेजी से हिंदी में आया है, बहुत आधुनिक अलंकार है। छायावादी कवियों ने बहुत किया है प्रकृति का मानवीकरण। तो स्कूल व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक हिंदी के लिए ये हमने जो पढ़ा है वो अलंकार बिंदु है। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल हिंदी विद प्रीतम सिंह शेखावत पर उपलब्ध है। इसको बहुत बढ़िया से तैयार करिए। पुस्तक आपको बता दी है हेतु भारद्वाज जी के काव्यांग विवेचन। हेतु भारद्वाज जी की पुस्तक है काव्यांग विवेचन। अगर आपने पहले नहीं सुना है कोई वीडियो तो बता दिया हूं मैं काव्य शास्त्र के लिए पुस्तक, इसको और अच्छा करिए, और अच्छा उपमा के और उदाहरण देखिए, रूपक के और उदाहरण देखिए, इस तरह खुद को विकसित करिए। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।